हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए टॉप 50 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें कि हम लोग आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं जीके जीएस हिंदी एवं मैथ के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हुआ है, तो वहाँ से अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से अगर आप लोग पीडीएफ इजीली में लेकर के रीड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी तत्व को आप जैसे कि ले लो, जैसे कि हम लोग सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम या मैग्नीशियम कोई भी तत्व आप ले सकते हो। तो सोडियम को जैसे कि ले लेते हैं, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक आपका ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका 11 होता है, और इसको जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आपका 2, 8 और 1 होता है। तो सोडियम क्या है, तो आपका एक प्रकार का ये धातु है। अब धातु कैसे हम लोग को पता चला, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये आपका 1 है, जिसके कारण से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आपका क्या हो गया, तो ये आपका धातु हो गया। और एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, कुछ यहाँ पर आपको जो एटॉमिक नंबर दे करके पूछा जाता है कि इनमें से आपका कौन सा धातु है, तो याद रखिएगा जिसका कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 तक अगर अधिकतम आपका आता है तो वो आपका धातु के अंतर्गत आता है, और 4 से जैसे कि अधिक 4 या 4 से अधिक होता है तो आपका वो धातु के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ याद रखिए, अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपका 8 आ जाता है तो आपका ओकीरी गैस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लोग बात करें तो ऐसे यहाँ पर आपको याद रखना, इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण जो निर्धारित किया जाता है कैसे किया जाता है, तो ये बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए 2 नंबर में पूछा जा रहा है। 2 नंबर में आपको बताना कि पेंसिल का लेड जो होता है ये क्या होता है, ये आपको हमारे पूछा। यानी कहने का मतलब है कि लेड पेंसिल जो होता है ये किससे बना हुआ होता है, इसके बारे में आपको मेनली बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें कि जो आपका पेंसिल जो लेड होता है ये क्या होता है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो ये आपका ग्रेफाइट होता है। सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पर पढ़ना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आंसर को जो आसानी से टिक कर पाओगे, उतना आपको समय मिल जाता होगा जितना में आप खुद से भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना कि ये जो आपका ग्रेफाइट जो दिया हुआ है ये आपका हीरा का अपरूप है। ठीक है, हीरा का अपरूप आपका ग्रेफाइट है, और हीरा का आपका 2 अपरूप होते हैं। एक होता है आपका कार्बन का ये अपरूप है। ठीक है, ये आपका किसका है, तो ये आपका कार्बन का अपरूप है। कार्बन का 2 अपरूप होता है, एक आपका हीरा होता है और दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है। और अगर पूछा जाता है कि प्रकृति में शुद्धतम रूप जो है कार्बन का कौन सा होता है, तो ये आपका यहाँ पर हीरा हो जाएगा। दूसरी चीज़ें याद रखिए कि सबसे जो कठोर जो धातु पाया जाता है प्रकृति में, ये आपका हीरा ही पाया जाता है। नेक्स्ट की हम बात करें तो इसका आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, दूसरा अपरूप, जिसका कि हम लोग पेंसिल बनाने में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसका जो प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में किया जाता है। अब स्नेहक क्या होता है, तो जैसे कि ग्रीस वगैरह देखे होंगे जहाँ पर कि 2 पुर्जों के बीच घिसावट होता है, तो वहाँ पर ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि घर्षण बल जो होता है वहाँ पर आपका कम हो जाता है। उसको हम लोग स्नेहक के वगैरह में इसका जो प्रयोग किया जाता है। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ग्रेफाइट की बात किया जा रहा है तो ग्रेफाइट के बारे में याद रखना कि ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। अब क्यों सुचालक होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल के तौर पर आप इसको देख सकते हो, एक पेंसिल मिलता है जिससे कि स्लेट वगैरह में लिखा जाता है, या तो आप बचपन में इसको यूज किए होंगे पेंसिल। उसमें क्या होता है कि उसके जो अंदर में आप देखे होंगे किसी किसी पेंसिल के अंदर में वहाँ पर क्या होता है कि काला जैसा होता है, यानी कि भूरा कलर का एक होता है। तो भूरा जो होता है ना वो क्या होता है आपका ग्रेफाइट होता है, और उसमें जो होता है कि विद्युत धारा आसानी से फॉलो उसमें हो जाता है। चाहे तो आप चेक करके प्रैक्टिकल में देख सकते हो, लेकिन सावधानीपूर्वक। तो यहाँ पर बात करें तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए 3 नंबर में पूछा जा रहा है, दाल में निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसा प्रश्न आपका बराबर पूछा जाता है, और सारा मैंने सेलेक्टेड प्रश्न लिया है, और मैंने आपको प्रैक्टिस सेट पर बहुत सारा जो कंटेंट दे दिया है, तो वो प्ले लिस्ट में आप जाकर के विजिट कर सकते हो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो। और जो भी कंटिन्यू जो कि यहाँ पर रेगुलरिटी को मेंटेन किया तो वो सारे कंटेंट को पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पर आपको जो कुछ ना कुछ जरूर आपको फर्क पता चल रहा होगा और कितना आसान लगता होगा, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर में जो आपको पूछा जा रहा है कि दाल में निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखिए दाल की बात करें तो इसमें जो आपका मुख्य रूप से पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में इसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन की बात करें तो ये आपका सोयाबीन में पाया जाता है, लेकिन दाल में भी बात करें तो प्रोटीन आपका पाया जाता है। इसके अलावा बात करें कि प्रोटीन जो होता है इससे क्या होता है कि व्यक्ति को जो है ऊर्जा की प्राप्ति। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए प्रोटीन तक यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए।
एक आपका होता है वसा। वसा के बारे में बात करेंगे तो वसा से क्या होता है, इससे सबसे ज़्यादा व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है तो ये आपका वसा से होती है। और वसा कहाँ से मिलता है तो ये तेलीय पदार्थ के सेवन करने से होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हम लोग लेते हैं तो इससे ऊर्जा क्या होता है कि शीघ्रता से मिलता है, लेकिन वसा की तुलना में कम मिलता है। वसा से क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति बिना खाए पिए 2 से 3 दिन वो रह सकता है, जैसे 2-3 दिन वो रह जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसको फिर भी क्या होता है कि एनर्जी मिलते रहता है, तो ये वसा से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से बात करें तो इससे शीघ्रता से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब शीघ्रता से क्यों होता है, चूंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका जो विखंडन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके कारण शरीर के सभी अंगों तक ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये काफ़ी जल्द से हो जाता है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऊर्जा का जो पावर हाउस कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब कोशिका का ये जो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट होता है इसका विखंडन होता है तो ऊर्जा का जो संचालन होता है ये काफ़ी जल्दगी में हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें विटामिन की, तो देखिए विटामिन के बारे में अगर आपको याद रखना कि विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। पूछा जाता है कि निम्न में से किससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है तो ये आपका विटामिन हो जाएगा। विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। और ये वसा, ये जो आपका वसा का है यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वसा का कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इनमें से आप यहाँ पर नन मान सकते हो। तो इतने चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए 4 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। अपरिवर्तित तना भूमिगत तना है। ठीक है, भूमिगत मतलब जो जमीन के अंदर हो आपका। और पूछा जा रहा है अपरिवर्तित, तो देखिए परिवर्तित की बात करें तो इसमें देखिए मूली जो होता है ये आपका तना का ही परिवर्तित रूप होता है। जैसे कि पूछा जाता है प्रश्न में कि जैसे हम लोग मूली खाते हैं तो पौधे के किस भाग को खाते हैं तो हम लोग तना को खाते हैं। इस प्रकार से बात करें तो ये आपका जो परिवर्तित है। और गाजर भी आपका तना का ही परिवर्तित रूप होता है। और शकरकंद की बात करें तो ये भी आपका तना का परिवर्तित रूप होता है। लेकिन आलू की अगर हम लोग बात करें तो आलू देखिए ये तना का परिवर्तित आपका रूप नहीं होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अपरिवर्तित, तो अपरिवर्तित के लिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए लाल चींटी की बात करें तो लाल चींटी में जो आपका अम्ल जो पाया जाता है इसमें मुख्य रूप से आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये आपका सिरका में पाया जाता है। इसके अलावा जो अचार में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl होता है, जिसका कि हम लोग जिसमें हाइड्रोक्लोरिक की बात करें तो ये व्यक्ति के पेट में पाया जाता है जो कि भोजन को पचाने में सहायक करती है। ठीक है, इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो H2SO4 इसका रासायनिक यानी केमिकल इसका फॉर्मूला होता है, जिसका कि प्रयोग बैटरा वगैरह में किया जाता है। जैसे कि पूछा जाता है गाड़ी के बैटरा में किसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए 6 नंबर में पूछा जा रही है, आपका मैथ से प्रश्न है। तो यहाँ पर बात करें तो एक आयताकार लॉन है जिसका कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपका 60 मीटर लंबा और जो है चौड़ा यहाँ पर जो है 40 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करने पर व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग एक आयत को क्रिएट करते हैं। देखिए आयत ये आपका हो गया और इसमें आप नामकरण भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप जो है यहाँ पर लो ग्रेड का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप कंपटीशन में बैठे तो आपको अपने मन से किसी भी तरह से करके आपको आंसर को लाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाना नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है 60 मीटर, इसका लंबाई चौड़ाई यहाँ पर आपको दिया हुआ। तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ तो इसके बीच में आपका विकर्ण होगा। और मान लेते कि लंबाई आपका यहाँ पर अगर 60 मीटर दिया हुआ, इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो विकर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन कौन सा त्रिभुज, तो ABD जो हो जाएगा आपका, ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का ये मान लेते हैं कि आपका कर्ण हो गया। कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो अंदर रूट करते हैं और जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं। तो लंब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका अगर यदि हम लोग 60 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 3600 हो जाएगा। और प्लस 40 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1600, यानी टोटल आपका 5200 हो जाएगा। और 5200 का जैसे हम लोग अंडर स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट करते हैं, इसका जो फाइनली यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20√13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर विकर्ण मैंने निकाल लिया हुआ है कि ये आपका विकर्ण है। अब पूछा जा रहा है कि इसी विकर्ण पर, विकर्ण क्या एक प्रकार का आपका डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि इसका जो दूरी होगा, यानी कि दूरी यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है तो 20√13 हो गया है आपका। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है
कि विकर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करने के लिए किसी व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ, तो 20 रूट आपका 13 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बटे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखे तो दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। और चाल यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, चूंकि लंबाई चौड़ाई मीटर में दिया हुआ था, तो विकर्ण भी हम लोग जो यहाँ पर निकाले हुए हैं, ये भी हम लोग मीटर में निकाले हुए हैं। तो ये देखिए, अब किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर पर सेकंड में अगर हम लोग जाते हैं तो 3/18 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो ये 5/18 से इसमें गुना करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। तो इसको देखिए 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 6 बार में कट जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, और 6 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 24 रूट यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा फाइनली आपका करेक्ट आंसर। और ऐसे जैसे कि 13 रूट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, उसका अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि इसका हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका आप लोग खुद से भी वर्गमूल निकाल सकते हो। इसका जो फाइनली आपका आंसर निकल करके आएगा, ये आपका 86.5 मीटर, इसका जो सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। उसकी समय पूछा जा रहा है तो समय आपका सेकंड में होता है। तो यहाँ पर 86.5 जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 7 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि यदि संख्या यहाँ पर आपको दिया हुआ x, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ 3181, यहाँ पर आपको इतना संख्या यहाँ पर आपको दिया हुआ, ये आपका यहाँ पर एक संख्या बनेगा जो कि 3 से विभाजित। तो बताइएगा x का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या को अगर यदि हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो कंडीशन इसके पीछे है कि किसी भी संख्या का अगर योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा डिजिट आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है, तो ये आपका यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ, इसको हम लोग ऐड करते हैं। देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर देखिए 13 यहाँ पर आपका टोटल इसको ऐड किया है, और किसी भी संख्या का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपका 3 से ऑटोमेटिक वो आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका 13 हो रहा है। तो 13 को देखिए किसी भी ऑप्शन को अगर हम लोग 13 में ऐड करते हैं, अगर वो यदि आपसे 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये संख्या आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग इसमें एक बार चलिए 3 को ऐड कर देते हैं। तो 13 में अगर 3 को ऐड करते दिए आपका 16 हो जाएगा, लेकिन 16 आपका 3 से डिवाइड है नहीं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स के जगह पर कुछ भी हम रख करके ऐड कर सकते हैं। तो 2 को अगर रखते हैं तो 13 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 15। 15 देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो फाइनली आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए, 2 रख करके आप डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया हुआ 4 दिया हुआ, और जैसे हम लोग यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 रखने के बाद देखिए आपका कितना हो जाएगा, 13 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 17। 17 3 से क्या डिवाइड है, नहीं है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। 6 को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 और 6 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। 19 क्या 3 से डिवाइड है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 को अगर पुट करते हैं तो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, सभी प्रकार के आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, सारा चीज़ आपका कंप्लीट होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको देखिए 8 नंबर में पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कुछ संख्या यहाँ पर आपको दिया हुआ, इसका यहाँ पर आपको माध्यिका निकालना है। तो देखिए इन सारे चीज़ों को मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे आपका कन्फर्म आपका प्रश्न बनेगा और पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी अगर यदि वहाँ पर नंबर आपको दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज जो करते हैं हम लोग आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। आरोही क्रम करने का मतलब है कि बढ़ते क्रम में इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसको अरेंज कर देते हैं। तो देखिए इसको आप अरेंज कैसे करना है, तो अरेंज करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 51 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 51 के बाद आपका कौन सी संख्या आ रही है, 51 के बाद बात करें तो ये आपका 73 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 73 को लिख देंगे। और 73 के बाद देखिए आपका कौन सी संख्या आ सकता है, तो ये आपका 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक बार 75 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए कौन सा संख्या आ सकता है, 75 के बाद आपका यहाँ पर 76 हो जाएगा। इसके अलावा 76 के बाद करें, 76 के बाद आपका जो है 79 हो जाएगा। इसके अलावा 79 के बाद आपका देखिए कौन सा हो सकता है, तो 79 के बाद आपका जो 89 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 89 के बाद आपका कौन सा हो सकता है, तो 89 के बाद देखिए 89 के बाद आपका कोई भी यहाँ पर आपका जो है संख्या यहाँ पर आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 89 तक आपका जो है यहाँ पर आपका एंड हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर छाँटते हैं। तो देखिए 3 को इधर से छाँटते हैं और 3 हम लोग इधर से छाँटते हैं। ठीक है, 3 इधर से छाँटेंगे
तो यहाँ पर देखिए आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए 51 को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद ये आपका यहाँ पर देखिए 73 को भी मैंने यहाँ पर अब लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपका 75 है, तो यहाँ पर देखिए 75 को भी मैंने लिख दिया। उसके बाद 76 आपका, तो चलिए 76 भी हो गया। उसके बाद कितना है 79, तो 79 यहाँ पर आपको देखिए ये भी आपका यहाँ पर हो चुका है। 89 भी यहाँ पर आपका हो चुका है, लेकिन 81 देखिए कहीं पर भी नहीं लिखे, तो 81 आपका इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 3 इधर से छाटेंगे और 3 इधर से हम लोग छाटते हैं, तो बीच में आपका क्या बचेगा 76। बीच में अगर आपका 76 बच रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि अगर आपका दोनों साइड से अगर बराबर बराबर अगर हम लोग यहाँ पर संख्या को अगर छांट देते हैं, अगर बीच में अगर 2 संख्या बच जाता है आपका, तो दोनों को ऐड करके 2 से आपको डिवाइड कर देना है। दोनों को जैसे 2 संख्या बच जाता है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आपका मान आएगा वही आपका यहाँ पर माध्यिका हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको देखिए 9 नंबर में पूछा जा रहा है कि दुख सुख कौन सा समास है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए समास के लिए मैंने स्पेशल आपको थ्योरी पढ़ाया है, ठीक है, तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिलेगा, तो वहाँ से करके भी आप लोग समास को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दुख सुख कौन सा समास हो जाएगा, ये आपको हमारा पूछा है। जैसे कि दुख सुख ये दोनों क्या है, एक दूसरे का मतलब कह सकते हैं कि समानार्थी टाइप का है, तो इस प्रकार के जैसे मिले तो वहाँ पर आपको कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना है तहस नहस हो जाना जाता है, तो बताइए तहस नहस हो जाने का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। हिंदी से भी आपका 7-8 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको हिंदी भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पर बात करें तहस नहस का मतलब क्या होता है, ये आपका हो जाता है नष्ट हो जाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए 11 नंबर में पूछा जा रहा है टोपी शब्द का बहुवचन रूप है, तो बताइए कि टोपी शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर आपका हो जाएगा टोपियाँ, और टोपियाँ का यहाँ पर आपको स्पेलिंग ध्यान से रखना है कि किस प्रकार से इसका स्पेलिंग लिखा हुआ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरे में देख सकते हैं कि इसका स्पेलिंग यानी हर्षई दुर्गई में भी इसमें जो आपका डिस्टर्ब करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए 12 नंबर में पूछा जा रहा है कि संधि गीत और दीप शिक्षा किसकी रचना है, ये आपको हमारा दीप शिखा किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। पता है कि संधि गीत और दीप शिखा किनकी रचना है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका महादेवी वर्मा का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के लिए आपको सिलेक्टेड प्रश्न ही पढ़ना है, वैसे आप अगर स्टोरी को पढ़ना चालू करेंगे तो एग्जाम भी खत्म हो जाएगा और आपका स्टोरी पूरा खत्म ही नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको सिलेक्टेड पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और जो भी आपका पूछे जाने का लेवल है। नेक्स्ट की हमारा बात करें तो 13 नंबर में पूछा रहा है कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा था, ये आपका हमारा पूछा रहा था। देखिए प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास था ये आपका था मंगलसूत्र, जो कि अभी अधूरा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 14 नंबर में जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपका सेल्सियस होगा 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके यानी 9 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये बात यहाँ पर ये समझिए कि गर्म पानी का जो घनत्व होता है ये कम होता है ठंडा पानी की तुलना में, क्योंकि ठंडा पानी तो उसका घनत्व आपका जो है अधिक होता है। अब कहाँ तक अधिक होता है, तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये अधिक होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि बर्फ है, तो बर्फ का जो घनत्व होता है ये काफ़ी कम होता है, क्योंकि बर्फ के अंदर क्या होता है उसके रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उसके दल तभी तो क्या होता है कि बर्फ जैसे हम लोग पानी पर रख देते हैं, मान लेते हैं कि आपका पानी है और यहाँ पर हम लोग बर्फ को रख देते हैं, तो बर्फ क्या होता है कि पानी के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने का सिर्फ यही कारण है कि उसका घनत्व तो कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि 9 डिग्री से अगर 3 डिग्री तक हम लोग गिरा देते हैं तो इसमें आपका क्या परिवर्तन हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका परिवर्तन ये होगा कि आयतन पहले घटेगा, पहले क्या होगा आयतन आपका घटेगा और फिर क्या होगा आयतन आपका बढ़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए घटेगा कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 9 डिग्री पर है तो इसका क्या है, तो ये आपका जो है हीट है, और हीट जो वाटर होता है ये क्या होता है कि इसका घनत्व जो होता है ये आपका कम होता है। उसके अगर इसका वाटर का जो घनत्व ये आपका कम होता है तो पहले क्या होगा, तो पहले आपका बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, तो पहले इसका आयतन बढ़ेगा, चूंकि कम होगा तो आयतन बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या होता है 9 पर आपका कम रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, यानी इसी प्रकार से यहाँ पर आप इसको मार सकते हैं कि आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बाद में इसलिए बढ़ेगा चूंकि ये 4 डिग्री पर पहुंच जाएगा और जल का जो अधिकतम घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 15 नंबर में हम आपको बताना है स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो स्वचालित इंजन की बात करते हैं, इसमें जो आपका हिम के रूप में जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका सूत्र की बात करें तो यहाँ पर इसका सूत्र भी आपको यहाँ पर याद रखना, इथिलीन ग्लाइकोल का जो सूत्र होता है ये आपका होता है CH2OH। क्या होता है CH2OH, इसी में आपका बॉन्ड लग करके CH2OH ये आपका होता है सूत्र।
ये आपको यहाँ पर याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा जा रहा है कि गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, ये आपको वहाँ पूछा जा रहा है। यानी किसी भी वाटर को हम लोग अगर गर्म करते हैं तो उसमें उसका विस्तारण क्या हो सकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन को सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन को अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो कि केवल ठोस पदार्थ में होता है, यानी विस्तारण किस में हो सकता है। विस्तारण का मतलब क्या होता है, यानी एक्सपेंशन हो, उसमें क्या हो, फैलाव हो। तो ये आपका किस में हो सकता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका किस में हो सकता है, तो इसमें बात करें तो पदार्थ की घनत्व को घटा देता है। यानी विस्तारण जो होता है ये क्या करता है, ये क्या कर सकता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये क्या कर सकता है, पदार्थ के घनत्व को घटा सकता है। क्योंकि मान लेते कि किसी भी, जैसे कि हम लोग की कोई भी अगर ठोस पदार्थ है या लोहा है या आयरन है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको अगर गर्म करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या हो सकता है, तो वो क्या होगा कि लोहा का प्रसारण बढ़ जाएगा। प्रसारण होगा तो इसमें मुख्य रूप से आपका क्या होगा, घनत्व को घट जाएगा। यानी घनत्व, जब लोहा का प्रसारण होगा तो उसका घनत्व इन अणुओं के बीच जो उसका यानी कि जो बंधन है वो क्या होगा, टूट जाएगा, जिसके कारण से उसका घनत्व घट जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको देखिए 17 नंबर पूछा जा रहा है, थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर जो आपका प्रयोग में लाया जाता है, ये किसी व्यक्ति के टेम्परेचर को जो है इसका मेजर करने के लिए थर्मामीटर को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सीबेक इफेक्ट पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया होगा तो ये सभी चीज़ आपको जो है वहाँ पर अच्छे तरीक़ा से मिला होगा। देखिए सीबेक इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि एक तार के दो जंक्शन को यहाँ पर बना लिया जाता है। एक ये आपका हो गया, ये दूसरा आपका ये हो गया। इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग अगर गर्म कर देते हो तो जो उष्मा का जो चालन होता है, ये क्या होता है कि अधिक वाला उष्मा चालन से क्या होता है कि कम वाले उष्मा चालन की और इसका जो है ये आपका कह सकते हैं कि इसका गमन होने लगता है। इसी रूप में यहाँ पर आपका जो कार्य करता है ये आपका थर्मामीटर करता है। जैसे कि हम लोग किसी व्यक्ति के बॉडी में अगर थर्मामीटर को सटाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो पता चल जाता है। क्योंकि क्या होता है, उस व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थर्मामीटर में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है, जिसके कारण से उसका पारा हमें बताता है कि कितना टेम्परेचर है। जिसमें कि प्रयोग की बात करें तो इसमें आपका HG का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि P शक्ति वाले N वॉल्यूम की श्रेणी में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया, इसके द्वारा ली गई कुल शक्ति कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें इसके द्वारा जो ली गई कुल शक्ति होगा ये आपका कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि श्रेणी क्रम में अगर बात किया जाए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम में आपका P/N हो जाएगा। अगर समांतर क्रम में यानी पैरेलल क्रम में बोला जाता है तो ये आपका PN हो जाएगा या NP आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है, जल का ताप बढ़ाने पर लकड़ी का आभासी भार क्या होगा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा कि समान रहेगा। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये समझो, इसको चूंकि पहले जो मैंने बताया था इसी पर आधारित एक प्रश्न था जिसमें कि मैंने बताया था कि लकड़ी का एक टुकड़ा एक वात में डाला हुआ है और जब पानी को गर्म किया जाएगा तो उसमें लकड़ी के भार में क्या परिवर्तन होगा। तो लकड़ी का जो वजन है यानी कि जो उसका वास्तविक भार है वो क्या होगा कि बढ़ जाएगा। अब बढ़ क्यों जाएगा, चूंकि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी जब गर्म होता है तो उसमें क्या होता है कि पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव जब उसका कम हो जाता है तो वो क्या होता है कि यानी कि उसमें कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव जब उसका कम हो जाता है तो वो अणु में प्रवेश करने लगता है। क्योंकि पानी काफ़ी पतला हो जाता है और मैंने अभी तुरंत बताया कि गर्म पानी का जो घनत्व होता है ये कम होता है, जिसके कारण से लकड़ी के क्या होगा सभी अणुओं में प्रवेश करेगा तो उसका जो वास्तविक भार है वो पहले की अपेक्षा उसका अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें कि आभासी के बारे में पूछा जा रहा है तो ये आपका समान रहेगा, लेकिन डायरेक्ट अगर पूछा जाता है तो बढ़ जाएगा। इन सारे चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए 20 नंबर में पूछा जा रहा है कि जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया है तो व्यवहार में करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है कि किस रूप में व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर बात करें कि जर्मेनियम के नमूने में गैलियम की अशुद्धि को मिलाया जाता है। याद रखिए कि जर्मेनियम के नमूने में गैलियम की अशुद्धि को मिलाया जाता है तो ये किस प्रकार से व्यवहार करेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका व्यवहार करेगा किस रूप में करेगा, तो ये आपका पी टाइप चालक के अर्धचालक के रूप में पर जो है ये आपका व्यवहार करेगा। और इसमें जो आपका पी टाइप जो अर्धचालक होता है इसमें जो आपका मुख्य रूप से मिलाया जाता है इसमें आपका सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 21 नंबर में इलेक्ट्रॉन के तापीय उत्सर्जन का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए बात करें कि इलेक्ट्रॉन के तापीय उत्सर्जन का कारण क्या, चूंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कब होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि विद्युत, जैसे कि किसी पर भी क्या होता है कि विद्युत
प्रवाह जब पड़ता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होता है यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है उत्सर्जन का कारण क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है उच्च ताप। उच्च ताप के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पूछा जा रहा है 22 नंबर में, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए गेहूं के बात करें कि खेती करने के लिए जो आपका आवश्यक जो आपका वातावरण होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, तो आपका जो मध्यम तापमान होना चाहिए और मध्यम आपका वर्षा होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पूछा जा रहा है 23 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो पता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो कि बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। इसमें करेक्ट आंसर की बात करती है आपका चाय हो जाएगा। चाय जो है आपका मुख्य रूप से बराक की घाटी में उपजाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 24 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध जो होता है ये किस कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए लहसुन की बात करें कि लहसुन में जो गंध जो पाया जाता है ये किस कारण से पाया जाता है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका मुख्य रूप से जो पाया जाता है इसमें आपका फ्लोरीन यौगिक पाया जाता है। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर होगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध के कारण यहाँ पर क्या हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा या इसमें आपका सल्फर यौगिक पाया जाता है जिसके कारण से लहसुन में आपका जो है गंध पाया जाता है। लहसुन गंध युक्त क्यों होते हैं, तो इसमें आपका सल्फर यौगिक पाया जाता है। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को 25 नंबर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम आपको जो पूछा जा रहा है 25 नंबर में कि पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। पीत पिंड जो होती है यानी कि पीत ये कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका पाए जाते हैं ये अग्नाशय में पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि एंजाइम की क्रियाविधि को बढ़ाने का कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और पीत में जो मुख्य रूप से आपका पाई जाती है HCl आपका पाई जाती है। पेट से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर पूछेगा आपको अम्ल तो ये आपका HCl हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 26 नंबर में कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजिनॉल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो आपका यूजिनॉल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 27 नंबर में निम्नलिखित में से किसका एक अधिकतम ईंधन का मान होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न आपको बार बार रिपीट भी किए गए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन को इसको जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। भविष्य के ईंधन के रूप में पूछेगा कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और साथ में बात करें कि जेट को जो उड़ाने में जो प्रयोग किया जाता है इसमें भी आपका हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है समताप रेखाओं को दर्शाने वाली दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण। तो बताइए समताप रेखाओं को दर्शाने के लिए, समताप यानी कि नियत टेम्परेचर को दर्शाने के लिए दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण है। तो बताइए किसका मानचित्र का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा वर्ण मातृ मानचित्र का उदाहरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो बताइए कि वॉशिंग मशीन जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए मैंने आपको दो फोर्स के बारे में बताया था, एक अपकेंद्र बल और दूसरा अभिकेंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था। मान लेते कि आप अगर बाइक से ट्रेवल कर रहे हो और अगर कहीं पर अभी आप टर्निंग पर मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो बल लगता है ये आपका केंद्र की ओर लगता है। और केंद्र की ओर जो बल लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल, और केंद्र से बाहर लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल। पूछा जाता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब क्रीम को हम लोग निकालते हैं दूध को मत करके, तो उसमें जो क्रीम जो बाहर निकलता है उसमें आपका किस फोर्स का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल। अपकेंद्र कहने का मतलब है कि केंद्र से बाहर लगेगा और अभिकेंद्र कहने का मतलब है कि केंद्र के भीतर लगेगा। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन के बारे में पूछा जा रहा है। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि यही आपका यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, और इसमें क्या होता है कि कुछ इसमें जो है यहाँ पर आपका लगा हुआ रहता है, मोटर लगा हुआ रहता है जो कि इसमें रनिंग करता है। तो क्या होता है कि चारों तरफ इसमें फोर्स कार्य करता है, यानी कि बाहर पर क्या होता है पानी का जो इसमें जो वो फोर्स होता है ये चारों दिशाओं में रहता है। ठीक है, तो यानी कि बाहर की ओर इसमें कार्य करता है। इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अंदर बल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि फोर्स इसमें बाहर की ओर लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, तो बताइए कि प्रतिजन ये किस प्रकार का पदार्थ है और इसका क्या कार्य है। तो देखिए प्रतिजन की बात करते हैं, प्रतिजन जो होता है ये मुख्य रूप से क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट है। सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप में प्रतिजन पदार्थ पाया जाता है, लेकिन बात करें ओ की तो ओ में आपका किसी प्रकार का प्रतिजन पदार्थ आपका नहीं पाया जाता। और ओ जो होता है यह क्या करता है, ये जो होता है ये आपका जो है किसी भी व्यक्ति को रक्त डोनेट कर सकता है, लेकिन वही अगर हम लोग बात करें तो ये ए बी जो होता है ये किसी भी व्यक्ति से क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन डोनेट ये सभी को नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 31 नंबर पूछा जा रहा है कि हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। पुस्तक के लेखक को नहीं आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो यहाँ पर बात करें कि हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बिल गेट्स। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 32 नंबर में कि भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका सिलिकॉन या तो फिर आपका एल्यूमिनियम दिया रहेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सर्वाधिक समीप की बात करें तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सूर्य हो जाएगा। देखिए सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र क्या है, ग्रह है जिस पर कि हम लोग जीवन यापन करते हैं। पृथ्वी क्या है, तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर कि हम लोग जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर उपस्थित पानी के कारण से पृथ्वी नीला दिखाई देता है, जिसके कारण से हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या है, तो एक प्रकार का आपका नीला ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर में पूछा जा रहा है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसी ने सुझाव दिया था, यहाँ पर आपको बताना है कि किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो बताइए किसके द्वारा स्वतंत्रता के बाद ऐसा सुझाव दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है ये समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो ये जे बी कृपलानी थे, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ये आपका 1885 में हुआ था, ये आपको डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 35 नंबर में पाक की खाड़ी किसके बीच स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए पाक की जो खाड़ी है ये किसके बीच स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका स्थित है ये आपका किसके बीच, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य आपका स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखना है जो कि आपका बराबर पूछा जाता है। ज्यादातर जो पूछा गया है 10 डिग्री चैनल के बारे में ही देखते हैं कि पूछा गया है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है 8 डिग्री चैनल के बारे में भी याद रखना है कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है आपका 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच ये आपका स्थित है जो कि पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल के बारे में याद रखना है कि छोटा अंडमान हुआ कार निकोबार द्वीप के बीच अवस्थित है जो कि पृथक करता है। तो इतने चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, वो आपको पीडीएफ में भी इंक्लूड मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग रीड कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसको हम लोग CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, जो कि ओजोन परत के लिए मुख्य रूप से ये जो है घातक कार्य होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके कार्य कई सारे इसका कारण है जिसके कारण से कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यार आप सभी के सामने 1868 में किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये जो बताया गया था ये आपका बताया गया था हेक्सले के द्वारा बताया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। जीव द्रव्य का जो नामकरण किया गया था ये आपका पुरकिंजे के द्वारा किया गया था और ये 1839 में किया गया था। जीव द्रव्य में लगभग जो है 90% आपका जल की मात्राएं पाई जाती है। इसके अलावा बात करें कि पूरा जो बॉडी में जो रक्त होता है इसमें प्लाज्मा का प्रतिशत के बारे में पूछा जाता है। तो लगभग आपका 70% प्लाज्मा पाया जाता है। 65 से 70 के बीच में आपको रेंज करके देगा, तो 65 के 70 के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आपको मारना है। नेक्स्ट की बात करें
करते हैं जीवन द्रव्य में, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात जो होता है ये 81 अनुपात आपका 19 का होता है। कोशिका का खोज किसने किया था, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। केंद्र की खोज किसने किया था, तो ये आपका जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। इतने चीजों को याद रखना जो कि आपको पीडीएफ में इंक्लूड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पूछा जा रहा है 38 नंबर में कि द्रवों की उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए द्रवों की बात करें कि उछाल संबंधी, यानी कहने का मतलब है कि जब भी किसी वस्तु को द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके द्वारा जितना कि द्रव का भाग हटाया जाता है उतना वो ऊपर दिखता है, उतना उस पर क्या होता है कि फोर्स भी लगता है, उतना वो ऊपर दिखता है। इसको हम लोग उत्प्लावन बोलते हैं। तो ये जो आपका जो सिद्धांत जो दिया गया था ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 39 नंबर में कि सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो प्रत्येक वर्ष जो सेलिब्रेट किया जाता है ये कब किया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये प्रत्येक वर्ष आपका 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कब किया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष आपको 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अशांति का जनक किसने कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक हो जाएगा, जिसे कि अशांति जनक के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, बिहार फार्मर के स्पेशल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़िए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जितना भी आज के इस क्लास में चला है वहाँ पर जाकर के आप लोग रीड कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।